हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग अभी आईसीआर टेक्नीशियन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि थोड़ा मैं साइंस के विषय में गाइड कर दूं। तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे साइंस के लेक्चर सीरीज बनाए हैं, जिसमें 8 से 10 लेक्चर सीरीज में आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम के बारे से आप लोगों को सभी को मालूम है कि ये पोस्ट टेक्नीशियन का है, पे लेवल 3 है तथा इसमें वैकेंसी 641 है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें इजी और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम बेसिक बेसिक विषयों पर ही चर्चा करेंगे। इसका एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके पैटर्न है। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25 पूछे जाएंगे, साइंस के 25 पूछे जाएंगे और सोशल साइंस के 25 पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को साइंस के विषय में डिस्कस करूंगी और आपको साइंस के जो भी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं अवगत कराऊंगी। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी 10th पास है, एज आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आपने इसे भरा है। तो चलते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, ब्रीफ प्रोफाइल है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले ये एग्रीकल्चर से संबंधित विषय है, तो हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसे जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है फूड वेराइटीज। तो हम जो खाना खाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे फूड हमारे जो खाना है वो किन किन पदार्थों से मिलके बना होता है, किन किन इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है और उससे हमें क्या क्या मिलता है, और प्लस वो उसके सोर्स कहाँ है, वो कहाँ कहाँ से आते हैं और किस किस चीजों की पूर्ति करते हैं, ये सब जानना जरूरी है। जैसे कि इडिबल इडिबल टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को इस विषय में। जैसे इडिबल मतलब होता है खाने योग्य। फूड सोर्सेस मतलब हमारे जो फूड हैं उसके सोर्सेस कहाँ है, वो कहाँ से, एनिमल से आते हैं, प्लांट से आते हैं, तो कौन से प्लांट से आते हैं, क्या चीज आती है, वो जानना जरूरी है। उसी प्रकार से नेक्टर क्या है। नेक्टर क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि फ्लावर में पाया जाता है, और इसी स्टिकी सब्सटेंस को जो मधुमक्खी होती है वो हनी भी बनाती है उससे। और जो पॉलन होते हैं, पॉलन से वो पॉलन को भी मिक्स करती है और विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाती है। जो नेक्टर होते हैं, जनरली हनी भी बनाने में नेक्टर का योगदान होता है और प्लस कम मात्रा में पॉलन का योगदान होता है। अब हमारी फूड हैबिट्स, तो फूड हैबिट्स कितने प्रकार की होती हैं, चाहे वो इंसानों की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे किसी की। तो फूड हैबिट्स क्या होता है, तो हम जिस प्रकार के खाना खाते हैं वो हैबिट्स कहलाता है। जैसे हर्बीवोरी में क्या आता है, जो कि हरी सब्जियां, साग, सब्जी और प्लांट को ही सिर्फ खाते हैं, प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई, या जैसे कि कुछ वेजिटेरियंस होते हैं जो हरी साग सब्जियां ही खाते हैं, तो हर्बी ओर कहलाते हैं। यहाँ पे हर्बी ओर का लिस्ट दिया हुआ है, जैसे डियर हो गया, पैरॉट हो गया, जिराफ हो गया। उसी प्रकार से कार्निओरस क्या होता है, कार्निओरस होता है वो जो कि मांसाहारी, हिंदी में से कहते हैं मांसाहारी, जो मांस खाता है उसे कार्निओरस, जिसका टिपिकल एग्जाम्पल शेर है। और फिर उसके बाद आता है ओमनीओरस। ओमनीओरस में क्या होता है, जो साकीय पेड़ पत्ते, प्लांट के पार्ट्स को भी खाता है और प्लस आपके मांस मांस दोनों के मिक्सचर को खाता है। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हम साग सब्जी भी खाते हैं और फिर उसके बाद मांस, मटन, चिकन, ये सारी चीजें खाते हैं, तो हम लोग ओमनीओरस के अंतर्गत आते हैं। और ओमनीओरस में कौन से जीव आते हैं, तो यहाँ पे आपके हो गए मंकी हो गया, बियर हो गया, टर्टल हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, तो ये भी ओमनीओरस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम जो कंटेंट डील करेंगे, इसमें से दो कंटेंट हमने फूड और फूड हैबिट मतलब बता दिया। उसके बाद हम और कंटेंट जो डील करेंगे फर्दर स्लाइड्स में, उसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, फाइबर एंड फैब्रिक्स क्या होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन, जैसे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट पार्ट्स, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तथा उसके उपयोग क्या हैं, ये सारी चीजों, फिर बॉडी पार्ट्स, उसके मूवमेंट, टाइप्स ऑफ बॉडी जॉइंट्स, स्केलेटन, इन सारी चीजों के बारे से पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम मेजर न्यूट्रिएंट्स यू नीड। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हमारे शरीर में। तो इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है हमें, फैट्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, विटामिन और वाटर, इन सभी के सहयोग से ही हम हेल्दी रहते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीजों से मिलता है, ब्रेड, राइस, पोटैटो, ओट, फ्रूट, कॉर्न, पास्ता, सीरियल से मिलता है। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें मेनली मीट जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे चिकन, बीफ, लैम, बिसन, टूना, फिश, तो इन सारों से प्रोटीन मिलता है। जैसे कि हमें फैट्स फैट्स कहाँ से मिलेंगे, तो ऑयली जो भी पदार्थ होते हैं उनसे हमें फैट्स मिलता है, जैसे ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर, एवोकाडो, इनसे फैट्स मिलता है। और जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, एग, सालमन, नट्स, तो इसमें फैट्स और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। तो ये सारे हैं, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो न्यूट्रिएंट क्या हुआ, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट्स, विटामिन, मिनरल, इन सारी चीजों से मिलकर न्यूट्रिएंट्स बना हुआ है। अब हम किसी भी पदार्थ में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसका कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे कि हम बचपन में पढ़े होंगे कि स्टार्च होता है, स्टार्च का टेस्ट करते थे। तो स्टार्च में जब हम आलू छील के, हम जनरली ऐसे बहुत प्रचलित है कि आलू में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, तो आलू छील के हम उसमें आयोडीन की 1-2 बूंद डालते थे तो ब्लू ब्लैक हो जाता था, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर किसी में भी आपको स्टार्च चेक करना है तो उसमें आयोडीन डाल दीजिए तो ब्लू बैग। हम प्रोटीन कैसे पता करेंगे, तो प्रोटीन पता करने के लिए जैसे कि हम दाल हो गया तो दाल को क्रश कर लिए, उसमें कॉपर सल्फेट का 2-4 बूंद डाल दिए, कॉस्टिक सोडा का 2-4 बूंद डाल दिए, तो उससे क्या होगा, उसका कलर वायलेट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि उस दाल में प्रोटीन प्रेजेंट है। या किसी भी चीज में आपको पता करना रहेगा, जैसे कि आप टूना फिश में आपको पता करना प्रोटीन है कि नहीं, तो आप ये सारी चीजें मिलाइए और देखिए उसका कलर अगर वायलेट हो जाता है, इसका मतलब प्रोटीन उसमें उपस्थित है। उसी प्रकार से फैट्स, तो फैट्स क्या होता है, फैट्स को कैसे पता करेंगे। जनरली हम लोग पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, तो उसमें ऑयल जो लगा होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है, तो उसको हम पता कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू पेपर से पोंछते हैं, तो उसमें जो ऑयल पैचेस दिखाई देते हैं ना टिश्यू पेपर में, वो क्या होते हैं, आपके फैट्स होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये हमें एनर्जी प्रदान करता है। फैट हमें क्या होता है, ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। तो प्रोटीन क्या होते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में सहयोग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम विटामिन। तो विटामिन भी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करते हैं। तो मेनली कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो किन किन चीजों से विटामिन ए, आपको पिक्चर देख के तो पता चल ही रहा होगा कि किन किन चीजों से विटामिन ए मिलता है। और ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक तथा डिफरेंट क्रियाएं करने के लिए आवश्यक होती है। ये स्मॉल अमाउंट में हमें जरूरत होती है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट जो जरूरत होती है वो मिलना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं मिला तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है और कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, तो वो हमें खाना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो विटामिन ए जनरली होता है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, दिखाई देना बंद हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आंखों का विजन चला जाता है। तो ये जनरली आप पल्स खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे, एग और मीट खाएंगे, तो उससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से विटामिन बी होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन्स होता है। जनरली बी, विटामिन बी है ये B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक ही सिंगल विटामिन नहीं है। बी, विटामिन बी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स की तरह प्रेजेंट होता है। तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी रोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं और हमें बहुत थकावट महसूस होता है। तो लीवर के जो सोर्स होते हैं, लीवर सोर्सेस, उनसे
विटामिन बी मिलता है। तो विटामिन सी से की कमी से हमें स्कर्वी डिसीज हो जाता है। स्कर्वी डिसीज मतलब ब्लीडिंग गम्स, जैसे हमारे दांत का ऊपरी वाला हिस्सा है वहां से खून निकलने लगता है, और कहीं पे अगर घाव हुए हैं तो उसे भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। विटामिन सी की कमी को किससे पूरा किया जा सकता है? गुआवा से, लेमन से, ऑरेंज से, आंवला से। उसी प्रकार से विटामिन डी हो गया। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स डिसीज होता है। क्या होता है यह डिसीज? इससे क्या होता है, आपके बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और इजिली बेंड हो जाते हैं, तो हड्डियां टूट जाती हैं। तो इसलिए विटामिन डी लेना बहुत आवश्यक है। ये किससे मिलता है? मिल्क, बटर, एग, फिश ऑयल। धूप में भी थोड़ी देर खड़े होने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, सुबह मॉर्निंग आवर में आप धूप में खड़े रहो तो आपको विटामिन डी मिलता है। उसी प्रकार से विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए जरूरी होता है। विटामिन के होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट दिया, विटामिन के होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक। अगर विटामिन के हमारे शरीर में कमी हो जाएगी या नहीं रहेगा, तो हमारे कहीं घाव से अगर खून निकल रहा है तो कंटिन्यूअसली निकलते रहेगा। उसके बाद आते हैं बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, जो फूड के कंपोनेंट हमने यहाँ पे देखे, आपके फूड के कंपोनेंट देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, तो ये सभी उपस्थित रहेंगे जिस भी डाइट में, वो भी बैलेंस मात्रा में, जितना हमें आवश्यक है, जो हमारे हेल्थ के लिए अप्रोप्रिएट है, ना ज्यादा ना कम, तो उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब आते हैं हम फाइबर एंड फैब्रिक्स में। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर ये थ्रेड होते हैं जिससे हमारे क्लॉथ बनाए जाते हैं। जैसे हमारे कपड़े बने होते हैं, तो हमारे कपड़े से जो रेशे निकलते हैं उसे फाइबर्स कहते हैं। तो रेशों से मिलके हमारा कपड़ा बना होता है, फैब्रिक्स बना होता है। तो रेशे कहाँ से आते हैं? तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर है, एनिमल से आते हैं, प्लांट से आते हैं, मिनरल से आते हैं। तो एनिमल का सोर्स क्या क्या है? जैसे ऊल है, हमारा ऊन हो गया, जिसको ऊन बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। तो ऊन कहाँ कहाँ से आता है आपका? गोट हो गया, याक हो गया, और भेड़ हो गया। तो इन सारी चीजों से ऊल मिलता है। जैसे पश्मीना, पश्मीना जो गोट होती है, कश्मीर में प्रचलित है, तो उसका जो रेशा निकलता है, उसका जो ऊन बनता है, वो बहुत ही महंगा होता है, पश्मीना गोट का। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद सिल्क की जो साड़ियाँ आती, काफी महंगी आती है। ये एक इंसेक्ट होता है जो सिल्क को बनाता है, तो उससे हम निकालते हैं। उसके बाद प्लांट में आपके ये सारे आप नेट से देख लीजिएगा कि कौन सा प्लांट कैसे दिखता है और किस पार्ट से निकलता है। जैसे कि फ्लैक्स हो गया, बास्ट फाइबर होता है, वो फ्लैक्स, हेम्प, जूट, इन सब से आता है। उसके बाद सीसल, बनाना एंड एबाका के लीफ से फाइबर निकलते हैं। उसके बाद कॉटन हो गया, ये हमारा व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन, कॉटन से बहुत ही अच्छे कपड़े बनते हैं। ये कॉटन का प्लांट होता है, उसमें फ्रूट लगे होते हैं जिसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। उसके अंदर सीड होता है और सीड के चारों तरफ रेसे होते हैं, उसी रेसे से कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल सोर्स हो गए। अब आर्टिफिशियल, जैसे सिंथेटिक कपड़े, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये सिंथेटिक है, ये कॉटन का है। तो सिंथेटिक, चूंकि अब नेचुरल पदार्थों से उतनी पूर्ति नहीं की जा सकती है, तो सिंथेटिक कंपोनेंट बनाया, सिंथेटिक फाइबर बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आपने नेचुरल में ये फोटो देख लीजिए, जिससे याद आने में इजी होता है। जैसे कि आपके हो गए पाइनएप्पल फाइबर, जूट फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, हेम्प फाइबर, कॉयर फाइबर मतलब नारियल का फाइबर। उसी प्रकार सिंथेटिक में आपका डिफरेंट टाइप का फाइबर है, जैसे कि रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक। रेयॉन, यहाँ आर्टिफिशियल सिल्क इसको बोलते हैं, रेयॉन को। जैसे वो राखी जिससे बनी होती है ना, वो एक पदार्थ है। उसी प्रकार पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक की सीट होती है, पतली वाली प्लास्टिक की सीट होती है। तो ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं।
उसके बाद ये फाइबर से हमें फैब्रिक कैसे, कपड़े, फाइबर जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उससे कपड़े बनते आखिर कैसे हैं, क्या प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। तो जब फाइबर को हम स्पिन करते हैं तो जो धागा बनता है उसको यार्न बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप धागा या ऊन का गोला जो बना है उसका जो रस्सी होता है उसको यार्न बोलते हैं। अब जब उस रस्सी को हम वीविंग करते हैं या नीटिंग, इस कभी कभी पूछ लेता है तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो वीविंग या नीटिंग करते हैं तो उससे कपड़े बनते हैं, तो कपड़े को अपन फैब्रिक बोलते हैं। उसी प्रकार से अपन आ जाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेपरेशन मेथड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपोनेंट को अलग करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और स्टडी करने के लिए। जैसे कि अगर हमें बड़े बड़े मटेरियल हैं तो उसमें से हैंड पिकिंग करके बड़े बड़े स्टोन को अलग कर लिया जाता है, या जब किसी भी कंपोनेंट मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में अगर बड़े बड़े कंपोनेंट हैं तो उसको हाथ से अलग कर लिया जाता है, जिसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। विनोइंग क्या होता है कि जब मिक्सचर में दो डिफरेंट वेट के, दो या तीन डिफरेंट वेट के जब मिक्सचर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, तो उसको हवा के प्रभाव से, जैसे हमारी मम्मी लोग धान और इन सब चीजों का करती थी, सेपरेट करती थी धान से पुआल, तो जो भारी होता है जिसका वेट ज्यादा होता है पास गिरता है, और जो हल्का होता है वो हवा के माध्यम से दूर चला जाता है, तो इससे सेपरेशन हो गया हमारा। उसी प्रकार थ्रेसिंग क्या होता है, जैसे धान को पीट पीट कर जो धान होता है उसे अलग कर देते हैं और उसके एक्स्ट्रा को अलग कर दिया जाता है, तो इसे थ्रेशिंग बोलते हैं। उसी प्रकार सीविंग क्या कहा, सीविंग क्या कहलाता है, जब डिफरेंट प्रकार, डिफरेंट साइज के जब मिक्सचर होते हैं तो स्मॉलर साइज सीव के माध्यम से नीचे आ जाते हैं, और जो लार्जर लार्जर कंपोनेंट होते हैं वो उसमें रिटेन हो जाते हैं। उसी प्रकार से डिफरेंट प्रक्रिया हैं, जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सैचुरेशन। ये क्या है, इवापोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड लिक्विड किसी टेम्परेचर की उपस्थिति में वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, जब लिक्विड टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, जब आपका जो गैसियस सब्सटेंस है वो लिक्विड वाष्प में बदल जाता है लिक्विड में, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सैचुरेशन एक ऐसा स्टेज है, जैसे कि आप एक ग्लास में पानी लिए हैं, उसमें शक्कर डाला आपने, एक चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच घुलते जाएगा, 4 चम्मच घुलते जाएगा, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा जैसे आपने 10 चम्मच डाला, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सैचुरेट हो गया, वो सोल्यूशन सैचुरेट हो गया, मतलब उसमें अब हम और भी चीज नहीं घोल सकते। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल, जब वाटर में जब सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है तो उसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन, जब इम्प्यूरिटीज से वाटर और इम्प्यूरिटीज को जब सेपरेट किया जाता है तो इस प्रक्रिया को डिकेंटेशन बोलते हैं। उसी प्रकार फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब फिल्टर की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से जब इम्प्यूरिटीज को अलग किया जाता है तो उसे फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे चाय हम छानते हैं तो उसमें जो टी लीफ होती है ऊपर रह जाती है, इम्प्योरिटीज चाय नीचे आ जाती है, तो इस प्रक्रिया को भी फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें प्लांट को समझना बहुत जरूरी है। प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो प्लांट में एक सूट सिस्टम होता है और जमीन के जो नीचे होता है रूट सिस्टम होता है। तो सूट सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं आपके, हो गया फ्लावर होता है जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, लीफ होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फ्रूट होता है जिसमें सीड प्रोटेक्ट होते हैं, स्टेम क्या होता है, ये पानी को, पानी जो जमीन के पानी को रूट के माध्यम से जाइलम से होते हुए ऊपर पहुंचाता है, तथा जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं लीफ में उसे सारे जगह पहुंचाता है फ्लोएम के माध्यम से। तो ये इस प्रकार रूट क्या होती है, रूट क्या होता है, पानी को एब्सॉर्ब करता है जाइलम के मदद से। ये जो मेन रूट है जो दिख रहा है ये प्राइमरी रूट कहलाएगा, उससे जो निकला हुआ दूसरा रूट वो सेकेंडरी रूट कहलाएगा, उसकी सब्सिडरी ब्रांचेस टर्सरी रूट कहलाएंगे। उसके बाद लीफ क्या होती है, लीफ कई प्रकार, सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मतलब किसी प्लांट में एक एक लीफ लगी होती है तो सिंपल लीफ, जैसे यहाँ पे बहुत सारी लीफ
एक साथ लगी हुई है तो उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे। तो सिंपल लीफ किस प्रकार के, साइज के अनुसार लीनियर, लैंसोनेट, ऑब्लॉन्ग, इलिप्टिकल, ओवेट, कॉर्डेट। तो इसमें पूछ सकते हैं कि कौन से गेहूं में किस प्रकार का होता है, या मैंगो में किस प्रकार के लीफ हैं। जैसे इलिप्टिकल लीफ हो गया वो मैंगो में पाया जाएगा। उसी प्रकार से इस पूरे संरचना को लेमिना बोलते हैं। इसमें जो वेन दिख रहा है, बीच का जो थिक रीजन दिख रहा है, थिक, ये वेन बोलते हैं। इसमें वेन के अरेंजमेंट को वेनेशन बोलते हैं। फिर ये लीफ स्टाक हो गया, ये लीफ बड हो गया, और स्टेम। इसमें क्या होता है, डाइकॉटिलीडन लीफ में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेरस मोनोकॉटिलीडन जो आपके राइस हो गए, व्हीट हो गए, उसमें ये पैरेलल वेनेशन होता है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद अब नेक्स्ट आ गए ट्रांसपिरेशन। क्या है, जब वाटर लॉस, प्लांट से जब वाटर लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, जिससे रेस्पिरेशन, प्लांट क्या होता है, जैसे हम लंग से, नोज से रिस्पायर करते हैं ना, सांस लेते हैं, उसी प्रकार प्लांट भी स्टोमेटा के मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो स्टोमेटा से जो वाटर बाहर जाता है, लॉस होता है, तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब बहुत सारे जो वाटर वेपर होते हैं वो वायुमंडल से प्रेसिपिटेट होकर रेन के रूप में गिरते हैं, तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और जब किसी भी सरफेस से वाटर लॉस होता है तो उसे इवोपरेशन कहते हैं। चाहे वाटर बॉडी हो गया, चाहे मिट्टी से हो गया। और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने बोला था ना, फोटोसिंथेसिस लीफ होता है, वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट खाना बनाता है। किस प्रकार से खाना बनाता है, ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो इसके शरीर में ग्रीन ग्रीन जो प्रेजेंट है कलर, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा सुगर, सुगर इसी में रहते हैं, कार्बन कंपोनेंट, ये सब मिलके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिससे ग्लूकोज बनता है, जिससे ये ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। यही ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में मदद करता है। अब आ जाते हैं दूसरे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हमारे बॉडी मूवमेंट्स, कैसे हमारे बॉडी मूव करते हैं और क्या क्या जरूरत है। जैसे कि हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या मूव होता है हमारा, एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, हिप, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसी प्रकार से जैसे डांस करते हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, एल्बो, रिस्ट, फिंगर, नेक, नी, ये सारे डांस करते समय मूव करते हैं। जब फुटबॉल खेल रहे हैं तो एंकल, नी, हिप एंड टो, ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे डिफरेंट प्रकार के बोन्स एंड मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो ये सारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो हमारे बॉडी इस प्रकार से फ्रीली मूव करते हैं। किस वजह से मूव करते हैं, तो डिफरेंट प्रकार के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, इसलिए ये फ्री मूव कराते हैं। जैसे कि पहला हो गया पिवाइटल ज्वाइंट्स। तो ये ज्वाइंट्स गले के पास होता है, जो कि हमें 180 डिग्री घूमने में मदद करता है। उसी प्रकार से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। इसमें क्या होता है, बॉल की तरह एक हड्डी होता है, एक सॉकेट की तरह एक हड्डी होता है। तो जनरली हमारे एल्बो हैं जो पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं, ये हमारे कंधे, तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जो भी 360 डिग्री घूम जाएगा वहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट रहेगा। उसी प्रकार से सैडल ज्वाइंट होता है। सैडल ज्वाइंट मतलब वहीं पे थोड़ा थोड़ा मूव करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अंगूठा, अंगूठा में सैडल ज्वाइंट होता है। और जैसे कि हिंज ज्वाइंट हो गया, हिंज मतलब जैसे दरवाजा खिसकता है ना, उस प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कौन से ज्वाइंट कहाँ पे होते हैं। ओके, तो ये नंबर के अनुसार, जैसे गर्दन में पिवाइटल, कंधे पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट आपके अंगूठे में, एलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है आपके फिंगर्स के बीच में होते हैं, हिंज ज्वाइंट होता है आपका यहाँ पे घुटनों के बीच में होता है, ग्लाइडिंग प्लेन होता है आपका जो पैर का जो ऊपर का एरिया है, पंजा, पंजा बोलते हैं जो मूव करता है, तो वहां पे हो गया। उसके बाद आ जाते हैं
हड्डियां, स्केलेटन सिस्टम। तो हमारे शरीर में, हमारा शरीर एक स्केलेटल, एंडोस्केलेटन बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर की तरफ जो संरचना बना के रखती है उसे एंडोस्केलेटन बोलते हैं। जैसे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके बाहर की संरचना कड़ी होती है जैसे एक्सोस्केलेटन, लेकिन हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्कल होता है हेड के ऊपर, फिर अपर जा, लोअर जा, ब्रेस्ट बोन, अपर बोन, रिब्स, हमारे जो रिब्स जिसके अंदर फेफड़ा सुरक्षित रहता है, फिर बैक बोन हो गया, हिप बोन, फोर बोन, टिंज बोन, थाई बोन, लोअर लेग बोन। तो ये सारे मिला के हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों में जो हमारा 126 होता है वो एक्सिलरी हड्डी कहलाती है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है, ठीक है। 206 हड्डी में 126 जो हड्डी हो गई वो एक्सिलरी हड्डी हो गई, और जो 80 हड्डी हो गई वो एक्सियल हड्डी हो गई। तो 126 में आपके कहाँ कहाँ आ गए, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, इस प्रकार से कितनी हो गई, टोटल 120 हड्डी हो गई। दो हाथ दो पैर मिला के, 3 चौक 12, 20, 120। उसके बाद आप यहाँ पे हो गए, आपके कंधे में दो दो हड्डी है, यहाँ पे एक कंधे में दो हड्डी, यहाँ पे दो हड्डी, और ये आपका हिप बोन 2 हड्डी। तो इस प्रकार से आपके 6 हो गए, ठीक है। तो टोटल मिला के 126 एक्सियल बोन, एक्सेसरी बोन हो गया। एक्सियल बोन 80 क्या हो, एक्सियल बोन 80 कहाँ से आ गया, इसमें स्कल में आपके 29 हो गए। उसके बाद आपके रिब्स, रिब्स में एक साइड 12 होते हैं, तो एक तरफ 12, तो दोनों मिला के 24। तो ये रिब्स में आपके 24 हो गए, 24। अब ये सारी रिब्स होती हैं स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, तो 24 और एक 25 हो गया, एक 25 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका बैक बोन है उसमें आपकी 26 होती हैं, तो ये सारी मिला के 80 हो गई। तो ये आपका हो गया आपका लेक्चर सीरीज 1। इसी प्रकार से आपके 8 से 10 लेक्चर सीरीज में आपका जो साइंस में जितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो सारे कवर हो जाएंगे।